हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमने केवीएस के पीआरटी के एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत काफ़ी सारे वीडियोस टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखिए। सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं और अदर एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। यह हमारे एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस है और दोस्तों इसके 16-17 टॉपिक्स अब तक कवर कर चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है इरिगेशन सिस्टम। तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है, इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप्स पैटर्न। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप पैटर्न्स। तो एमसीक्यूज़ बेस्ड हमारा जो चैप्टर है, जो हमारे वीडियोस होते हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं और वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हुए, साथ ही क्लास 6 से 12th की एनसीईआरटी बुक से लिए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कौन सी फसल मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है? तो यह होती है खरीफ की फसल, जो कि मानसून के साथ उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है। आज का अगला प्रश्न, स्लैश एंड बम कृषि एक है, क्या है ये? स्लैश एंड बम कृषि क्या है? तो हम इसे स्थानांतरित कृषि का नाम देते हैं। अगला प्रश्न, अंगूर मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादित होते हैं? तो अंगूर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में उत्पादित होते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो किसने की थी भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत? तो दोस्तों आंसर है विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, छोटी जोतों को एक बड़े जोतों में समूहित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भूमि जोतों का समेकन करना। अगला प्रश्न, गहन निर्वाह खेती किस क्षेत्र में आती है? तो गहन निर्वाह जो खेती होती है वो उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र में आती है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है असम। अगला प्रश्न, आयरन, कैल्शियम एंड सूक्ष्म पोषक तत्व और से भरा बाजरा एक प्रकार क्या होता है? जो आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरा हुआ है तो बाजरे का रूप होता है रागी। अगला प्रश्न, फलों और सब्जियों की खेती कहलाती है, तो इसे कहते हैं बागवानी। अगला प्रश्न, रबी की फसलें बोई जाती हैं, तो रबी की फसल जो है वह सर्दी में बोई जाती है। दोस्तों अलग अलग तरह से घुमाकर आपसे यह प्रश्न रबी और खरीफ के बारे में पूछा जा सकता है, तो हमने 2-3 अलग अलग टाइप से इन प्रश्नों को इंक्लूड किया है अपनी इस सीरीज़ में। हमने अलग अलग तरह से आपसे प्रश्न पूछे हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो यह आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन कृषि प्रणाली का वर्णन है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसे बोलते हैं हम वृक्षारोपण कहते हैं। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा फसल के समर्थन में इसकी घोषणा की जाती है, तो सरकार द्वारा फसल के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, आदिम निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है, तो स्लैश और बम कृषि, जिसे हमने अभी पढ़ा है स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, आदिम निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पहले जो आदि मानव होते थे या जो पहले जो खेती की जाती थी तो वह एक जगह करते थे और कुछ समय पश्चात वे कई बार फिर दूसरी जगह भी जाकर खेती करते थे, या एक ही जगह पर अलग अलग तरह से खेती की जाती थी। कुछ समय एक खेती और फिर अगले बार कुछ दूसरी खेती करना, तो इस तरह को हम स्लैश और बम कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार है, तो इसे बोलते हैं वाणिज्यिक खेती। वृक्षारोपण क्या है? यह एक वाणिज्यिक खेती कहलाती है। अगला प्रश्न, रोपण फसलें हैं, तो रोपण फसलें कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना रोपण फसलें हैं। रबी फसलें हैं, तो रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न, खरीफ फसलें उगाई जाती हैं, तो खरीफ की फसल मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है।
यह खरीफ की फसल है। और रबी की फसल जो है वो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ फसल के बीच के एक छोटे मौसम के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं ज़ैद की फसल। अगला प्रश्न, हमारे देश की महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं, तो यह है यह अखाद्य फसलें हैं दोस्तों, ये अखाद्य फसलें होगा। ये अखाद्य फसलें हैं दोस्तों। कपास और जूट जो है यह मुख्य अखाद्य फसल है। अगला प्रश्न, देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो यह है चावल। अगला प्रश्न, गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, तो गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं गंगा सतलज मैदान और दक्कन जाल। अगला प्रश्न, गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती दोस्तों, ये इस टाइप के प्रश्न भी अक्सर प्रश्नों पूछे जाते एग्जाम्स में। तो गेहूं के लिए जो आदर्श वर्षा की जो दशा होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, तो ज्वार हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में फ्लैश और बम ये स्लैश है, स्लैश और बम कृषि को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे झूमिंग भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक हमने स्लैश और बम कृषि के दो नाम देख लिए, एक तो स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं और इसे झूमिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो दाल जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। राजस्थान के अलावा और किन जगहों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आम है, तो यह शिलोंग। अगला प्रश्न, किस राज्य में बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और झरने के पानी के दोहन की 200 साल पुरानी प्रणाली अभी भी प्रचलित है, तो यह प्रचलित है मेघालय में। अगला प्रश्न, बंगाल के भारतीय मैदान में सिंचाई के लिए पारंपरिक प्रथा क्या थी, तो जल प्लावन चैनल के नाम से। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने डायवर्जन चैनल बनाए, यह क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं कुल और गुल। यह भी सिंचाई की ही एक प्रणाली है। भारत में स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो स्वच्छ जल का प्रमुख स्रोत है भूजल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई, तो यह लागू की गई 2015 में। कृषि सिंचाई योजना का स्लोगन क्या था, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये ड्रिपिंग सिंचाई को ये ज़्यादा महत्ता देती थी यह योजना। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या है, तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन और वाटर स्प्रिंकल्स आते हैं। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आता है और वाटर स्प्रिंकल इरिगेशन, ये दो टाइप शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, 2,4-D क्या है, तो यह एक कीटनाशक है। अगला प्रश्न, असमान भूमि पर सिंचाई की कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है, तो यह ड्रिप प्रणाली उपयोग की जाती है। बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम क्या है, तो बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम है अनियंत्रित सिंचाई। अगला प्रश्न, बारहमासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो बारहमासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम है नियंत्रित सिंचाई। भारत में अधिकांश सिंचाई परियोजनाएं किस श्रेणी में आती हैं, तो ये टैंक सिंचाई में आती हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, तो भंडारण सिंचाई में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। टैंक जल सिंचाई प्रणाली आम है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है, तो स्थानीय सिंचाई जो होती है उसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है। कृष्णा जल विवाद किनके बीच है, तो कृष्णा जल विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। तो कृष्णा और कावेरी जल विवाद के बारे में भी मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में बताया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे यह कुछ 40 के ऊपर प्रश्न हमने देखे हैं। आने वाले स्लाइड में दोस्तों हम इसी से संबंधित फसलों से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह से हमारे वीडियोस आप देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केवल KVS के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।